टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिए हैं। क्लास लाइव है ना? हो गया है क्लास लाइव। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। तो कल जो है बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में बताए थे, और हम आपको ये बात बोले थे कि जो है आप मैपिंग कर लीजिएगा मानचित्र पर, तो वो चीज जो है आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहने वाला है। और इसीलिए जो है हम आपको बोले थे कि जो है आपको मैपिंग कर लेना है। अब पता नहीं आपने मैपिंग किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने किया नहीं है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अपना मानना है सफलता की चाहत हर कोई रखता है, लेकिन सफलता के लिए जो त्याग करना पड़ता है ना, वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दशहरा इस साल ही अंतिम है, ऐसा नहीं है। अगले साल भी दशहरा होगा, उसके अगले साल भी दशहरा होगा। जब तक भारत में हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति विद्यमान है तब तक दशहरा होगा। लेकिन आपका कंपटीशन का उम्र अगर एक बार खत्म हो जाता है, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इस बार 1275 पोस्ट की वैकेंसी है, जरूरी नहीं है कि अगले बार वैकेंसी हो ही। तो इसलिए ठीक है, दशहरा है, मनाइए, लेकिन जो आपका मूल काम है पढ़ाई करना, उसको आप मत छोड़िए। और बाद बाकी तो आप स्वयं विद्वान लोग हैं, तो और क्या कहना, और तो कुछ कहना है नहीं। तो आते हैं, देखते हैं एक एक करके चीजों को। तो एक दो प्रश्न का आप जवाब दीजिए, और अच्छे से सोच समझ करके आप जवाब दीजिएगा। बताइएगा, आप हमको बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे आप हमको बताइएगा, भारत की सबसे लंबी बहुउद्देशीय पंचायत बांध कौन नदी पर? दामोदर नदी पर है। इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको कि जो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर है। बहुत बढ़िया। कालपोंग परियोजना कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रंगीत बांध परियोजना कहां? सिक्किम। कहां है? सिक्किम। सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। आगे बताइएगा, माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी। बाणसागर परियोजना? सोन नदी। बाणसागर परियोजना सोन नदी। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि
टिहरी बांध परियोजना कौन सी दो नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम परियोजना आपको याद है, ये अच्छी बात है। अब आइए आज के सेशन में हम लोग भारत के झील और भारत के जलप्रपात, भारत के झील और भारत के जलप्रपात को जो है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। और आप पूरा कंसंट्रेट होकर के हमको सुनिए, हमको देखिए, हमको देखिए मतलब बोर्ड को देखिए, मतलब बोर्ड को देखिए, बोर्ड को देखिए। देख रहे हैं अभी से प्रैक्टिस हो रहा है कूदने का। तो आ जाइए, झील और जलप्रपात। भारत के झील और जलप्रपात। झील का अंग्रेजी होता है लेक और जलप्रपात का अंग्रेजी होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी लेक एंड वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात कि झील, झील यानी लेक कहते किसे हैं? ऐसे तो परिभाषा झील का नहीं पूछा गया है आज तक। किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन पलट करके देख लीजिएगा, परिभाषा नहीं पूछा गया है, ना आगे पूछा जाएगा। झील से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? झील से प्रश्न यह पूछा जाता है मुख्य तौर पर कोई भी झील है, कहां है वो? जैसे आपको तबा झील है, कहां है तबा झील? जैसे पाला झील है, कहां है? उमियम झील है, कहां है? साला झील है, कहां है? कालीवेला झील है, कहां है? सस्थमकोटा झील है, कहां है? दीपोर बील झील है, कहां है? सोनबील झील है, कहां है? कहां है मतलब किस राज्य में है? किस राज्य में है? दीपोर बील झील किस राज्य में है? सोनबील झील किस राज्य में है? सस्थमकोटा झील किस राज्य में है? एक तो यह प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? एक ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर तीसरा, जैसे भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की नदियां हैं और कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं? वैसे ही झील मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। अगर झील की हम बात करें, झील मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपको प्राकृतिक झील और एक आपको मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और मानव निर्मित मैन मेड मतलब प्रकृति
ने जिसे जन्म दिया है, प्रकृति ने जिसे जन्म दिया है, या बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो झील का निर्माण हुआ है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो झील का निर्माण हुआ है उसे ही प्राकृतिक झील कहा जाता है। फिर मानव निर्मित झील, मानवीय हस्तक्षेप से जिस झील का निर्माण हुआ है उसे मानव निर्मित झील कहा जाता है। मानव निर्मित झील के कुछ बेहतर उदाहरण है। मानव निर्मित झील के जो कुछ बेहतर उदाहरण है उसमें मानव निर्मित झील के जो कुछ बेहतर उदाहरण है उसमें क्या है, आपको स्टैनली झील मानव निर्मित झील है, पेरियार झील मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है, गांधी सागर झील मानव निर्मित झील है, राणा प्रताप सागर झील मानव निर्मित झील है, जवाहर सागर झील मानव निर्मित झील है, नागा अर्जुन सागर झील मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित झील के कुछ उदाहरण को आप याद रख लेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन कब क्या पूछे कहना मुश्किल है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक झील है। तो प्राकृतिक झील तो अनेकों है, प्राकृतिक झील तो अनेकों है, लेकिन मानव निर्मित झील की अगर हम बात करें तो गिना चुना मानव निर्मित झील है। तो जो गिने चुने मानव निर्मित झील है उससे हम लोग अवगत हो जाते हैं, जो गिने चुने मानव निर्मित झील है उससे हम लोग अवगत हो जाते हैं। तो देखिए, आपको पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में आपको गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है, और यह जो झील है इसे जल की प्राप्ति होती है सतलज नदी से, सतलज नदी से इसे जल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश राज्य में एक है गांधी सागर झील, यह भी मानव निर्मित झील है। गांधी सागर झील यह भी मानव निर्मित झील है। गांधी सागर झील चंबल नदी पर है। फिर आपको राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, ये दोनों भी मानव निर्मित झील है। राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील, ये दोनों भी मानव निर्मित झील है। और ये दोनों झील की भी अगर हम बात करें तो ये दोनों झील भी आपको चंबल नदी पर ही है, चंबल नदी पर ही है। फिर आपको इसके बाद स्टैनली झील है, स्टैनली झील है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर। फिर आपको आंध्र प्रदेश राज्य में नागा अर्जुन सागर झील है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। फिर आपको केरल में पेरियार झील है, पेरियार झील है पेरियार नदी पर, पेरियार झील है पेरियार नदी पर। ये सभी मानव निर्मित झील के उदाहरण हैं। जैसा कि
अभी हमने आपको तुरंत बतलाया है, यूं तो झील दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। अब मानव निर्मित झील से तो आप अवगत हो गए हैं। इसके बाद आगे है आपको प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक झील कई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठने दीजिए। प्राकृतिक झील कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक झील कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे प्राकृतिक झील के अंतर्गत विवर्तनिकी झील, विवर्तनिकी झील, डेल्टाई झील, अनूप या लेगुन झील, हिमानीकृत झील, वायु अपर्दित या पलाया झील, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, ये सभी प्राकृतिक झील की श्रेणी में आता है। ये सभी प्राकृतिक झील की श्रेणी में आता है। अब एक एक करके हम लोग विवर्तनिकी झील, अनूप या लेगुन झील, पलाया झील, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, हिमानीकृत झील, वायु के अपर्दन से निर्मित झील, एक एक करके इन झीलों की चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनिए। देखिए, झील दो प्रकार का, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। दूसरा प्राकृतिक। अब प्राकृतिक झील की अगर बात की जाए तो जो प्राकृतिक झील है ये कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपको होता है अनूप झील या लेगुन झील। एक होता है आपको अनूप झील या लेगुन झील। एक होता है आपको अनूप झील या लेगुन झील। देखिए, आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन अनूप झील है या कौन लेगुन झील है? निम्नलिखित में से कौन अनूप झील या लेगुन झील है? इसके उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। खैर, उदाहरण तो हम लोग जानेंगे ही कि कौन लेगुन झील या अनूप झील के उदाहरण है, लेकिन उससे पहले
हम लोग समझते हैं कि लेगुन झील या अनूप झील कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। तो लेगुन झील या अनूप झील कहते किसे हैं? तो एक तो पहली बात आप ये जानिए कि जो लेगुन झील या अनूप झील है, लेगुन झील या अनूप झील है, वह समुद्र तटीय राज्यों में देखने को मिलेगा। लेगुन झील या अनूप झील की अगर हम बात करें तो ये जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कलकत्ता, ये जो समुद्र तटीय राज्य है, इस समुद्र तटीय राज्य में ही अनूप झील या लेगुन झील आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों आगे आपको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, मान लिया जाए ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी समुद्र है, अरब सागर समुद्र है, समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल का कुछ हिस्सा, गौर से सुनिएगा इस बात को, समुद्री जल का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा जब समुद्री जल का कुछ हिस्सा बालू, कंकड़, पत्थर या चट्टान इत्यादि अवसादों की वजह से मुख्य जल से अलग हो जाता है, इस प्रकार निर्मित झील को ही अनूप झील या लेगुन झील कहा जाता है। आप नहीं समझे होंगे, हमको पता है। ध्यान से फिर से आप सुनिएगा। मुख्य समुद्री जल, मुख्य समुद्री जल मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। मुख्य समुद्री जल का कुछ हिस्सा, मुख्य समुद्री जल का कुछ हिस्सा जब बालू, कंकड़, पत्थर, चट्टान इत्यादि के अपने मार्ग में आ जाने की वजह से मुख्य जल का कुछ हिस्सा अलग हो जाता है, मुख्य जल का कुछ हिस्सा अलग हो जाता है, तो उस प्रकार के निर्मित झील को ही लेगुन झील कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ओडिशा है, समुद्र तट पर है, ओडिशा के तट पर ओडिशा के तट पर जो समुद्री जल है, यहां पर मान लिया जाए कुछ समुद्री जल के मार्ग में चट्टान आ गया, कुछ समुद्री जल के मार्ग में चट्टान आ गया, और कुछ समुद्री जल के मार्ग में मान लिया जाए जब चट्टान आ गया तो ये मुख्य समुद्री जल से कुछ जलीय भाग अलग हो गया
और जब मुख्य समुद्री जल से कुछ जलीय भाग अलग हो गया, इस क्रिया द्वारा जो झील बना उसी को लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार अनूप झील या लेगुन झील समुद्र तटीय राज्य में ही देखने को क्यों मिलते हैं। ये समुद्र तटीय राज्य में ही इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि मुख्य समुद्री जल से जब कुछ जल अलग होकर झील बनाता है तो उसी झील को अनूप झील या लेगुन झील कहा जाता है। इसके बेहतर उदाहरण ओडिशा का चिल्का झील, ओडिशा राज्य का चिल्का झील लेगुन झील या अनूप झील के उदाहरण है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, केरल में स्थित वेम्बानड और अष्टमुडी झील, केरल में स्थित वेम्बानड और अष्टमुडी झील। तो ये जो तमाम झील है ये अनूप झील या लेगुन झील के उदाहरण है। इसके बाद आपको दूसरा होता है विवर्तनिकी झील, दूसरा होता है विवर्तनिकी झील। धरातल मतलब समतल या मैदानी भाग। एक बात आप बताइए, कभी गड्ढा खोदे हैं? खोदे हैं गड्ढा? कभी अगर आप गड्ढा खोदे होंगे तो आप देखते होंगे थोड़ा सा गहराई में जाने के बाद पानी निकलने लगता है। ऐसा होता है? एकदम होता है। तो विवर्तनिकी झील क्या है इसको आप समझिएगा। धरातल के यानी समतलीय भाग के, मैदानी भाग के नीचे धंसने, धरातल के नीचे धंसने, धरातल के नीचे धंसने से जो झील का निर्माण होता है उसी को विवर्तनिकी झील कहा जाता है। धरातल के नीचे धंसने से जो झील का निर्माण होता है उसी को विवर्तनिकी झील कहा जाता है। और विवर्तनिकी झील का सबसे बेहतर उदाहरण है जम्मू कश्मीर का बुलर झील। जम्मू कश्मीर का बुलर झील जो है आपको विवर्तनिकी झील का सबसे बेहतर उदाहरण है। इसके बाद एक होता है हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील देखिए, हिम यानी बर्फ, बर्फ, बर्फ के पिघलने से या हिम के अपर्दन, हिम के अपर्दन मतलब हिम के टूट फूट, हिम के टूट फूट मतलब हिम के पिघलने से यानी बर्फ के पिघलने से। और जब बर्फ पिघलता है तो वो जलीय रूप में आ जाता है। तो हिम के अपर्दन से यानी बर्फ के अपर्दन से यानी बर्फ के टूटने फूटने से या बर्फ के पिघलने से
जो झील बनता है उसे हिमानीकृत झील कहा जाता है। हिमानीकृत झील विशेष तौर पर आपको हिमालयी पर्वतीय राज्यों में देखने को मिलेगा। जैसे उत्तराखंड राज्य में आपको हिमानीकृत झील मिल जाएंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको हिमानीकृत झील मिल जाएंगे। हिमानीकृत झील के बेहतर उदाहरणों में से एक नैनीताल झील, उत्तराखंड का नैनीताल झील हिमानीकृत झील के उदाहरण है। इसके बाद पलाया झील या वायु के अपर्दन से निर्मित झील। इसके बाद पलाया झील या वायु अपर्दन से निर्मित झील। देखिए, हवा, वायु, विंड भी अपर्दन करती है, यानी हवा भी तोड़फोड़ करती है। हवा भी तोड़फोड़ करती है। जब आंधी तूफान आता है तो हवा तोड़फोड़ नहीं करता, एकदम से करता है। और हवा के कार्यों को अगर आपको देखना है प्रत्यक्ष तौर पर, मरुस्थलीय भाग में चले जाइए, रेगिस्तानी भाग में चले जाइए। मरुस्थलीय या रेगिस्तानी भाग में अगर आप चले जाते हैं तो वहां जो है आपको हवा के कार्य स्पष्टतः नजर आ जाएगा। वायु के अपर्दन से निर्मित झील को ही पलाया झील कहते हैं। राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील, डिंडवाना झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, अधिकतर झील पलाया झील या वायु द्वारा अपर्दित झील के ही उदाहरण है। इसके बाद एक होता है डेल्टाई झील। डेल्टाई झील, डेल्टाई झील। डेल्टा कौन बनाती है? डेल्टा नदियां बनाती है। वैसी नदियां जो अपर्दन करती है, या वैसी नदियां जो अपनी युवावस्था में है, या हिमालय की नदियां? तो नदियां अपने संगम या मुहाना पर जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाती है, जो अपने अवसादों को जमा कर विशेष प्रकार की आकृति बनाती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। नदियों के डेल्टाई इलाका में या नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई इलाका में जो झील है उसी को डेल्टाई झील कहते हैं। जैसे गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी डेल्टा और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि डेल्टाई झील के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माने जाते हैं। बेहतरीन उदाहरणों में से एक माने जाते हैं। तो नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में जो झील है उसी को डेल्टाई झील कहते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील। कोलेरू झील।
फिर आपको एक होता है क्रेटर झील, एक होता है आपको क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील ज्वालामुखी के फटने से या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को ही क्रेटर झील कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील, महाराष्ट्र के लोनार झील की अगर आप बात करेंगे तो यह क्रेटर झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्रेटर झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये सभी क्रेटर, डेल्टाई, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील, हिमानीकृत झील, विवर्तनिकी झील, अनूप या लेगुन झील, ये सभी प्राकृतिक झील की श्रेणी में आता है। ये सभी प्राकृतिक झील की श्रेणी में आता है। और लगभग सभी झीलों का हमने उदाहरण बताया। कौन अनूप झील के उदाहरण है, कौन विवर्तनिकी झील के उदाहरण है, कौन हिमानीकृत झील के उदाहरण है। सभी का हमने आपको एग्जाम्पल बतला दिया, सभी का हमने आपको एग्जाम्पल बतला दिया। क्लियर है? तो एक बार यहां तक चीजों को याद कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, चारों तरफ स्थलीय भाग से घिरे हुए शांत जल के क्षेत्र को झील कहते हैं। चारों तरफ स्थलीय भाग से घिरे हुए शांत जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? झील कितने प्रकार के हो? कौन कौन? प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये सब जो गोविंद सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, पेरियार, नागा अर्जुन सागर, स्टैनली झील, ये सभी किसके उदाहरण? मानव निर्मित झील के उदाहरण है। हाँ या ना? हाँ। आगे बतलाइएगा, गोविंद सागर झील कौन राज्य में है? पंजाब। गोविंद सागर झील कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? राणा प्रताप और जवाहर सागर कहां है? कहां है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? गांधी सागर कौन राज्य में है? गांधी सागर कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? पेरियार झील कौन राज्य में है? पेरियार झील कौन राज्य में? नागार्जुन सागर कौन राज्य में है? नागार्जुन सागर कौन राज्य में? नागा अर्जुन सागर झील कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? स्टैनली झील कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? ये सब मानव निर्मित झील के उदाहरण है। हाँ या ना? इसके बाद प्राकृतिक झील, बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्मित झील क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक झील के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्लियर है ये बात? अब देखिएगा यहां पर परिभाषा, जैसे झील का परिभाषा नहीं याद रखना है। विवर्तनिकी, अनूप, हिमानीकृत, क्रेटर, इसका भी परिभाषा नहीं याद रखना, परंतु एग्जाम्पल याद रखना अति आवश्यक है। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखते हैं तो
एग्जाम्पल से प्रश्न पूछे गए आपको मिलेंगे और निश्चित तौर पर मिलेंगे, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात क्लियर है? चलिए, तो आप हमको बताइएगा, अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है, कौन ऐसे झील हैं जो समुद्र तटीय राज्य में देखने को मिले? आए? अनूपिया, चिल्का झील किसका उदाहरण? पुलिकट झील किसका उदाहरण? बेम्बानट झील किसका उदाहरण? अष्टमुडी झील किसका उदाहरण? अनूप झील के हाँ या ना? हाँ। बुलर झील किसका उदाहरण? बुलर झील किसका उदाहरण? नैनीताल झील किसका उदाहरण? नैनीताल झील। अच्छा, डिंडवाना झील किसका उदाहरण? कोलेरू झील किसका उदाहरण? कोलेरू झील किसका उदाहरण? लोनार झील किसका उदाहरण? लोनार झील किसका उदाहरण? चलिए, तो सभी झील का उदाहरण हमने आपको बतला दिया। अब आगे यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि कौन झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। आ जाइए। चलिए, ध्यान से देखिए, हल्ला नहीं करना है, फिर याद कर लेंगे हम लोग एक एक करके। उत्तर से दक्षिण तक हम लोग देख लेंगे, फिर पूरब से पश्चिम तक हम लोग देख लेंगे। कौन झील भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो इसमें जो है आपको लद्दाख, पेगोंग सो झील तो साइलेंट है, सोमो रीरी झील, ये सब लद्दाख में है। फिर आपको इसमें आपके बिहार दरोगा परीक्षा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो झील या सो वेटलैंड करके था, और वो आर्द्रभूमि है एक। वेटलैंड का हिंदी होता है आर्द्रभूमि, वेटलैंड का हिंदी होता है आर्द्रभूमि। तो हमारे ख्याल से सो वेटलैंड कहां अवस्थित है, इस संदर्भ में आपके बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, एक बात आप याद रखिए कि जैसे मान लिया जाए गांधी सागर झील है, वो मध्य प्रदेश में है, और गांधी सागर परियोजना भी मध्य प्रदेश में है। तो सो झील या सो वेटलैंड लद्दाख में ही है, लद्दाख में ही है। तो यहां से प्रश्न आ भी चुका है आपके परीक्षा में। इसके बाद बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बेरीनाग झील इत्यादि, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। फिर आप अगर हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको कई सारे झील मिल जाएंगे।
जैसे रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, चंद्रताल झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। फिर आप पंजाब राज्य में आएंगे तो यहां पर आपको कई सारे झील मिल जाएंगे, हरिके, कंजली, रोपर। तो हरिके, कांजली, रोपर, ये सभी पंजाब में स्थित झील है। फिर आप हरियाणा में आ जाएंगे तो हरियाणा में आपको सूरजकुंड झील मिलेगा, सूरजकुंड झील आपको हरियाणा में मिलेगा। इसके बाद आपको इसके बाद आपको जब आप राजस्थान आ जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे झील आपको मिलेंगे, सांभर झील, डिंडवाना झील, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, ये तमाम ऐसे झील है जो आपको राजस्थान राज्य में मिलेंगे। फिर आप गुजरात में आएंगे तो नल सरोवर और नारायण सरोवर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये तमाम झील आपको गुजरात में मिलेंगे। फिर आप महाराष्ट्र में आएंगे तो सलीम अली सरोवर झील, लोनार झील, ये सब आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। फिर आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो तबा झील हो गया, भोज झील हो गया, ये सब मध्य प्रदेश राज्य में आपको मिल जाएगा। फिर आप केरल राज्य आते हैं तो यहां पर पेरियार हो गया, पेरियार झील हो गया, बेम्बानड हो गया, बेम्बानड हो गया। फिर आपको अष्टमुडी हो गया, ये सभी झील आपको केरल राज्य में मिल जाएंगे। फिर आपको तमिलनाडु आइएगा तो कालीबेला झील आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। फिर आप आंध्र प्रदेश आइएगा तो यहां पर कोलेरू झील आपको मिल जाएंगे। फिर आप तेलंगाना आइएगा तो हुसैन सागर, उस्मान सागर, तस्मान सागर झील, हुसैन सागर, उस्मान सागर, तस्मान सागर झील आपको तेलंगाना राज्य में मिल जाएंगे। फिर आप ओडिशा आएंगे तो यहां पर आपको चिल्का झील मिल जाएंगे, चिल्का झील मिल जाएंगे। इसके बाद आप बिहार आएंगे तो बिहार में कांवड़ झील, कुशेश्वर स्थान झील आपको देखने को मिल जाएंगे, कांवड़ ताल झील बेगूसराय में और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, दरभंगा में ये सब झील आपको बिहार में मिल जाएंगे। फिर आप उत्तर प्रदेश आएंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, फुलहर झील, ये सब आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। फिर अगर आप इधर आते हैं तो इधर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको साला झील मिल जाएगा, साला झील। फिर आपको असम में दीपोर बिल झील और सोन बिल झील मिल जाएंगे। फिर आपको मेघालय में उमियम झील मिल जाएंगे, उमियम झील मिल जाएंगे। फिर आपको मिजोरम में पाला झील मिल जाएंगे, मिजोरम में पाला झील मिल जाएंगे। फिर आपको मणिपुर में लोकटक झील मिल जाएंगे, लोकटक झील मिल जाएंगे।
ये आपको भारत के तमाम महत्वपूर्ण झील है। और ध्यान रहे, इन झीलों में जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित लोकटक झील है, यह मणिपुर राज्य में है और यह मीठे जल की झील है। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के अंतर्गत जितने भी झील है उसमें मीठे जल की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। और इस लोकटक झील में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी में तैर रहा है, जल में तैर रहा है। तो पानी में तैरने वाला विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील में अवस्थित है। और लोकटक झील के पानी में ही यह जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसे संगाई हिरण कहते हैं। और जो संगाई हिरण है वह संकटग्रस्त स्थिति में है। और दूसरी बात यह है कि वैसे जानवर, वैसे पक्षी, वैसे पेड़ पौधे जो संकटग्रस्त स्थिति में होता है उसको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। आपके बिहार दरोगा परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, विलुप्त हो रहे प्राणी को किस सूची में शामिल किया जाता है? तो विलुप्त हो रहे प्राणी को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। और जो रेड डाटा बुक है, इसकी संकल्पना सर पीटर स्कॉट ने किया था। सर पीटर स्कॉट ने रेड डाटा बुक की संकल्पना की। और रेड डाटा बुक पहली बार वर्ष 1964 में प्रकाशित हुआ था। संगाई हिरण को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इन झीलों के अलावे आपको सिक्किम में चोलामू झील, गुरुडोंगमर झील, यह सब सिक्किम में है। और अब यहां पर एक बात आप समझिएगा कि अगर बात भारत की जाए तो भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। और भारत में सबसे बड़ा लेगुन और खारे पानी की झील, लेगुन और खारा दोनों अगर रहे तब भारत में सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है ओडिशा का चिल्का झील, ओडिशा का चिल्का झील। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम में स्थित चोलामू झील, सिक्किम में स्थित चोलामू झील। इस बात को फिर से गौर से आप सुन लीजिए, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। भारत में खारे पानी की तथा सबसे बड़ी तटीय या लेगुन या अनूप झील चिल्का झील ओडिशा। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपको चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है, चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। क्लियर है ये बात? अब यहां पर सबसे पहले हम लोग इन बातों को याद करते हैं कि कौन झील भारत के किस राज्य में है, कौन झील भारत के किस राज्य में है। सबसे पहले इन बातों को याद करते हैं और फिर जो है आपको सबसे बड़ी मीठे पानी, खारे पानी, सबसे अधिक ऊंचाई, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा बोर्ड पे। पेगोंग सो झील, सोमोरोरी झील कहां है? कहां है? पेगोंग सो सोमोरोरी कहां है? बुलर, डल, शेषनाग, नागिन, बेरीनाग कहां है? कहां है?
रेणुका, सूरज ताल, चंद्र ताल कहां है? कहां है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हरिके, कांजली, रोपर झील कहां है? कहां है? सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड, सूरजकुंड। इसके बाद नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, उत्तराखंड कहां है? नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल कहां है? कहां है? उत्तराखंड में। इसके बाद आगे बतलाइएगा, सांभर, डिंडवाना, जयसमन, राजसमंद, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर कहां है? नारायण सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर, नारायण सरोवर, लोनार झील, लोनार झील, पेरियार, बेम्बाना, डस्टमुडी, पेरियार, बेम्बाना, डस्टमुडी, कालीबेला, कालीबेला, कोलेरू झील, कोलेरू झील, हुसैन सागर, उस्मान सागर, तस्मान सागर कहां है? चिल्का झील, चिल्का झील, तबा झील, भोज झील, तबा और भोज, फुल्लर, गोविंद पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, काबरताल, कुशेश्वर स्थान, काबरताल, कुशेश्वर स्थान। आगे चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील कहां है? साला झील, अरुणाचल, साला झील, साला झील, दीपोर बिल, सोनबिल, उमियम, मेघालय, उमियम, 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 लोकटक, लोकटक, पाला, पाला, पाला। क्लियर है ये बात? आगे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील, सिक्किम। इसके बाद भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन है? कौन है? क्लियर है? देखिए चलिए लिखिए, लिखिए तो यहां पर थोड़ा सा लिखिए तो। लिखिएगा क्या लिखिएगा? जम्मू कश्मीर का बुलर झील विवर्तनिकी झील का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर का बुलर झील विवर्तनिकी झील का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र का लोनार झील महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है और महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। इसके बाद अनूप या लेगुन का तो उदाहरण नोट में है ये, ठीक है। आगे लिखिएगा,
उत्तराखंड का नैनीताल भीमताल, उत्तराखंड का नैनीताल भीमताल हिमानीकृत झील के उदाहरण है। उत्तराखंड का भीमताल, नैनीताल हिमानीकृत झील के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायु अपर्दन से निर्मित झील को पलाया झील भी कहा जाता है। वायु अपर्दन से निर्मित झील को पलाया झील भी कहा जाता है। वायु अपर्दन से निर्मित झील को पलाया झील भी कहा जाता है। वायु अपर्दन से निर्मित झील को पलाया झील भी कहा जाता है। वायु अपर्दन से निर्मित झील को पलाया झील भी कहा जाता है। इसके 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 सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण राजस्थान का सांभर और डिंडवाना झील है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण राजस्थान का सांभर और डिंडवाना झील है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण राजस्थान का सांभर और डिंडवाना झील है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण राजस्थान का सांभर और डिंडवाना झील है। आगे, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील डेल्टाई झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील डेल्टाई झील के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील डेल्टाई झील के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे, बिहार के बेगूसराय में कांवरताल झील और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है। बिहार के बेगूसराय में कांवरताल झील और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है। बिहार के बेगूसराय में कांवरताल झील और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संतरा गची, बोर्ड पे लिख दिए हैं, यहां पे देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संतरागची झील है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संतरागची झील है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संतरागची झील है। हरियाणा, आगे लिखिएगा। कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में बेलांदूर, बेलांदूर, यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कर्नाटक में बेलांदूर और पंपा सरोवर झील है। बेलांदूर और पंपा सरोवर झील है। बेलांदूर और पंपा सरोवर झील है। बेलांदूर और पंपा सरोवर झील है।
बाद बाकी तो सब है, ये बाद बाकी सब है। ठीक है, झील खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग जलप्रपात। जलप्रपात, जलप्रपात। जलप्रपात, चलिए अब गौर से सुनिए, सुनिए हीरो सब, सुनिए समझिए। आपको जो है इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव है, देख लिए हैं ना। हम तो देने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है, उसको पचाना है, उसको देखना है, उसका बार बार रिवीजन करना है, समझे। आज ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, है इस चैप्टर का कहिएगा बैच में ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देगा, और कल जब आप आएंगे ना ऑब्जेक्टिव देख करके आएंगे। कल क्लास आने से पहले ऑब्जेक्टिव देख लेना है, और ऑब्जेक्टिव देख करके आना है। बोल दीजिए आज अपलोड कर देगा, ठीक है, आज शाम तक, रात तक, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपलोड कर दें, ताकि बच्चा कल देख करके आ सके। बोल दीजिए, अभी बोलिए, क्या बोलिएगा, खड़ा होइए, है शांत रहे, क्या बोलिएगा। थर्ड चैप्टर का ऐसे बोलिए, भारत के नदी, झील, झरना, जलप्रपात का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर देना है अभी क्लास समाप्त होने के बाद, ठीक है, एप्लीकेशन पर। चलिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, कल देख करके आइएगा, हम भी बोल देंगे, अपलोड कर देगा, ठीक है। जलप्रपात, और देखिए एक बात, नदियों के किनारे बसे शहर हम नहीं बताएंगे, उसका जो है एक पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। अब वो नदियों किनारे बसे शहर, पटना गंगा नदी के तट पर है, कानपुर गंगा नदी के तट पर है, ये सब हम बताएंगे। आए, उसका एक पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेजवा देंगे, आप अपना देख लीजिएगा। इतना तो करिए न सकते हैं, लड़की लोग, इतना कर नहीं सकती है जी। हाँ, चलिए देखिए, जलप्रपात, वाटरफॉल, इसका परिभाषा आपसे आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, परंतु फिर भी इसको समझना है कि जलप्रपात कहा किसे जाता है, जलप्रपात कहा किसे जाता है। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में या पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली जल, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से बहने वाली नदियां या पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली जल जब तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है, तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती हुई जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। और जलप्रपात का जो पानी नीचे गिरता है, मानव जो है उस पानी के नीचे आकर के स्नान करता है, यही ना करता है मानव, यही करता है। तो सीधा सा देखिए ना, आप फिल्म सब में देखते होंगे, या अगर आप कहीं पर जाकर के वाटरफॉल देखे होंगे,
तो आपको ऊपर से, जैसे मान लिया जाए कि ये पहाड़ है, मैदानी भाग है, समझिए मैदानी भाग है, तो पहाड़ है, फिर मान लिया जाए कि ये पठार है। मुख्य तौर पर जलप्रपात पठारी क्षेत्रों से बहती है, पठारी क्षेत्रों में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मान लिया जाए कि ये पठार है, यहां से पानी, समझ गए, यहां से पानी जो है इस प्रकार से गिर रही है, पानी इस प्रकार से गिर रही है। तो ये जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र से ऊपर से जो तीव्र गति से पानी गिर रही है, इस गिरती हुई जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। और क्या है जलप्रपात? भारत की अगर बात करें तो भारत में अनेकों जलप्रपात है। भारत में अनेकों जलप्रपात है। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर बात प्रश्न की करें तो जलप्रपात से मुख्य तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है, कौन जलप्रपात का संबंध किस नदी से है और कौन जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। ये दो संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जलप्रपात से संबंधित जो दो संदर्भ में परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन दोनों संदर्भों में चीजों को हम लोग देखते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको कई सारे जलप्रपात आ जाएंगे। जैसे आपको गोवा राज्य में मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। फिर आपको मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर दुग्धधारा, कपिल धारा और धुआंधार, ये तमाम जलप्रपात आपको मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर विद्यार्थी को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, दुग्धधारा और दूध सागर, तो दोनों में अंतर है। दुग्धधारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है और दूध सागर गोवा राज्य में मांडवी नदी के तट पर है। गोवा राज्य में मांडवी नदी के तट पर है। फिर आपको राजस्थान राज्य में चंबल नदी के तट पर चुलिया जलप्रपात नजर आएगा। फिर आपको कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर जोग गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात नजर आएगा। जोग या गड़सप्पा का ही नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। तो जो आपको
कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर जोग, गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी जलप्रपात देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कर्नाटक राज्य में ही एक कुचिकल जलप्रपात मिलेगा। कर्नाटक राज्य में ही एक आपको कुचिकल जलप्रपात मिलेगा। और जो कुचिकल जलप्रपात है यह है आपको बराही नदी पर। यह है आपको बराही नदी पर। और पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुचिकल जलप्रपात ही है। कुचिकल जलप्रपात है। 455 मीटर की ऊंचाई से इस जलप्रपात में जल नीचे की ओर गिरता है। अगर आपसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए और अगर ऑप्शन में कुचिकल है, हर कंडीशन में आपको कुचिकल मारना है। लेकिन अगर कुचिकल नहीं है तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है और तब आपको जोग या गड़सप्पा हो जाता है। तब आपको जोग या गड़सप्पा हो जाता है। तो कभी काल कुचिकल ऑप्शन में ही नहीं देता है तो उस कंडीशन में जोग या गड़सप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और जोग या गड़सप्पा जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर। और आप स्वयं सोचिए कि जोग या गड़सप्पा जलप्रपात में जल 255 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है और कुचिकल जलप्रपात में जल 455 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ऊंची जलप्रपात कौन हो जाएगी? कुचिकल। क्या हो जाएगा? कुचिकल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। कुचिकल अगर प्रश्न ये पूछे सबसे ऊंचा कौन है और कुचिकल ऑप्शन में, तो आंख बंद करके कुचिकल मारना है। लेकिन अगर कुचिकल ऑप्शन में नहीं है तब जाकर के जोग या गड़सप्पा या शरावती नदी पर स्थित महात्मा गांधी जलप्रपात को मारना है। इसके बाद आपको और भी कई सारे जलप्रपात है। जैसे ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। फिर आपको छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात है। और जो चित्रकोट जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। भारत का न्यागरा कहा जाता है। अब न्यागरा क्या है? अगर आप बात न्यागरा की करेंगे तो न्यागरा एक जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। न्यागरा एक जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। भारत का न्यागरा चित्रकोट जलप्रपात को कहा जाता है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के तट पर है। और जो इंद्रावती नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। और जैसे अभी हमने आपको बतलाया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है, उसी प्रकार से अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह एंजिल जलप्रपात है। और जो एंजिल जलप्रपात है दक्षिणी अमेरिका महादेश में वेनेजुएला में, दक्षिणी अमेरिका महादेश में वेनेजुएला में कोरोनी नदी,
कोरोनी नदी के तट पर है और इस जलप्रपात में जल 979 मीटर के ऊंचाई से नीचे गिरती है। 979 मीटर के ऊंचाई से नीचे की और जल गिरती है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावे भारत के जो अन्य जलप्रपात है उसमें आपको एक हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात की अगर आप बात करेंगे तो जो हुंडरू जलप्रपात है यह झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। फिर आपको बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात है। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात है जो कि सराही नदी के तट पर है, जो कि सराही नदी के तट पर है। तो ये हमने आपको भारत के प्रमुख जलप्रपात से अवगत करवाया। और ध्यान रहे कि झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा ही नहीं बल्कि और भी कई सारे जलप्रपात है, जैसे आपको साडनी, शंख, गौतम, दसम, ये सब झारखंड राज्य में स्थित अलग अलग जलप्रपात है। तो आइए यहां पर जलप्रपात से संबंधित चीजों को एक बार याद करते हैं, फिर आगे देखते हैं। 2 4 5 और महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है उसको हम आपको आगे लिखा देंगे, ठीक है। तो नीचे से आप पहले आप याद कीजिए, ठीक है। बताइएगा आप हमको, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में ऊंचाई से नीचे गिरते हुए जल को क्या कहते हैं? विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन नदी पर? कोरोनी नदी। कौन नदी? एंजिल जलप्रपात कौन नदी? कौन नदी? कौन देश में है? वेने। कौन देश में है? कौन देश में है? कितनी ऊंचाई से जल गिरता? 979। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कितना ऊंचाई से? कितना ऊंचाई से? अच्छा, जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? इसके बाद आगे बताइएगा, मांडवी जलप्रपात कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? कौन नदी पर? सॉरी, दूध सागर जलप्रपात कौन नदी पर है? सॉरी, दूध सागर कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन राज्य में है? इसके बाद आगे बताइएगा, दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात कौन राज्य में? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? चुलिया जलप्रपात कौन राज्य में? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? इसके बाद ककोलत जलप्रपात कौन राज्य में? बिहार। ककोलत, ककोलत कौन नदी पर? कौन नदी पर? हुंडरू जलप्रपात कौन राज्य में? हुंडरू कौन में? किस में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा, मुचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात कौन नदी पर है? डुडुमा जलप्रपात कौन नदी पर? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? भारत का न्यागरा किसे कहा जाता? भारत का न्यागरा, भारत का न्यागरा। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको
न्यागरा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात कौन नदी पर? सेंट लॉरेंस। किस पर है? सेंट लॉरेंस। इसके बाद जो है कौन दो देश के तट पर आए? यूएसए और कनाडा। इसके बाद जो है 2-4 गो जलप्रपात लिखिए तो। लिखिएगा। बड़े ही पानी जलप्रपात, बोर्ड पे लिख दिए हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं। बड़े ही पानी जलप्रपात ओडिशा राज्य में ओडिशा राज्य में ओडिशा राज्य में बुधाबलंगा नदी के तट पर है। बुधाबलंगा नदी के तट पर है। बोर्ड पे लिख दिए हैं। बुधाबलंगा नदी के तट पर है। बुधाबलंगा नदी के तट पर है। आगे खराधार जलप्रपात, आगे खराधार जलप्रपात खराधार जलप्रपात ओडिशा राज्य में, खराधार जलप्रपात ओडिशा राज्य में कोरापानी नदी के तट पर है। खराधार जलप्रपात ओडिशा राज्य में कोरापानी नदी के तट पर है। खराधार जलप्रपात ओडिशा राज्य में खरापानी नदी के तट पर है। खरापानी नदी के तट पर है। कोरापानी, सॉरी, खराधार जलप्रपात ओडिशा राज्य में कोरापानी नदी के तट पर है। आगे लिखिएगा लंगसियांग जलप्रपात। लंगसियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर, किन्सी की न सी, लंगसियांग जलप्रपात लंगसियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। लंगसियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर मेघालय राज्य में स्थित है। आगे थलेयार जलप्रपात, थलेयार बोर्ड पे लिख दिए हैं। थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी, मंजलार नदी, थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी के तट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में सीता नदी के तट पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात बरकाना जलप्रपात बरकाना जलप्रपात सीता नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बरकाना जलप्रपात सीता नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित है।
हो गया, 4 गो 5 गो लिखाए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। ठीक है, इसमें जो है अगर थोड़ा सा अलग हट करके देगा, इसमें बड़े पानी वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अरे सबसे पहले जो लिखाए थे बड़े ही पानी ओडिशा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और नदियों के किनारे बसे शहर का पीडीएफ अभी हम डलवा देंगे, थोड़ा देर बाद या शाम तक डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और उसको जो है आप अपना 1 पेज का होगा पीडीएफ निकाल लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। और सुनिए, जैसे हमने आपको कल होमवर्क दिया था कि आपको बहुउद्देशीय परियोजना को मैपिंग पर स्केच कर लेना है, वैसे ही जलप्रपात और झील मैपिंग कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। जलप्रपात और झील मैपिंग कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि एक बार पूरे टॉपिक, नदी से लेकर जलप्रपात तक पूरे टॉपिक को एक बार स्वयं से फिर से रीडिंग मार लेना है। जो बोल रहे हैं वो कीजिए और ये चीज हर चीज में अपनाइए। पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन आंसर अपलोड करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल गया है ना? ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं ना? तो ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ले लिए होंगे। चौथा चैप्टर चल रहा है, आप नहीं लेंगे तो कब लेंगे? समझ गए? ऑब्जेक्टिव वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा आपके बैच में, आप आराम से जाकर के जो है उसको देख लीजिएगा और देख करके फिर आइएगा। अब आगे जो है देखिए देखिए, पकड़िए पकड़िए उसको, पकड़िए 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 उसको, उसका काट लीजिए, तो काट लीजिए उसका काट लीजिए, काट दीजिए आप, काट दीजिए, काट दीजिए आप, काट उसका जब्त कीजिए, कार्ड कार्ड उसका लीजिए, कार्ड हमको दीजिए, कार्ड उसका लेकर के दीजिए हमको, नहीं तो उसका मोबाइल ले लीजिए। हॉस्टल में वो लड़का का मोबाइल जब्त किया, अभी तक नहीं दिए। मैच देख रहा था, भारत और किसका ने मैच था, पिछला मैच भारत का किसके साथ हुआ? भारत बांग्लादेश। मैच देख रहा था, मोबाइल जब्त कर लिए, आज भी है। कार्ड या मोबाइल उसका लीजिए। इधर हो तुम, इधर हो, देखिए देखिए, है, शांत रहिए। ना नीचे नीचे ही रहना, ऊपर नहीं आना है, ऊपर नहीं आना है। हाँ हाँ, क्या है? धर्मशाला है? हम निकले हैं। तुम चीफ मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर है तुम? अनुशासन एक शब्द है, जानता है अनुशासन क्या होता है? हैं? यानी अभी हम छुट्टी का घोषणा किए नहीं, तुम निकलना शुरू कर दिया। तुम इतना होशियार, उठा के सीधे हम पटक देंगे। कहाँ है कार्ड? कहाँ है तुम्हारा? कौन बैच में पढ़ता है? हैं? 10 से 12 कार्ड कहाँ है तुम्हारा? मोबाइल दो, मोबाइल निकाल लो ना। हाँ दो मोबाइल। हाँ जाओ जाओ, जहां जाना जाओ, भागो जाओ, भागो। घर जाना है तो हम क्या करें? हम ठेका लिए हैं तुम्हारा? बिना मोबाइल का जाओ घर, जाओ जाओ। अब दशहरा छुट्टी बाद मोबाइल लेना। बाप रे, इसको कॉल आया, न्यू ब्लॉक्ड कॉल। किसी का नंबर ही ब्लॉक किया है, 41 गो कॉल आया है इसको।
और 41 गो ब्लॉक नंबर से कॉल आ रहा है, आप समझ सकते हैं मतलब। अब तो तुम्हारा मोबाइल नहीं है मिलेगा, दशहरा बाद अब मोबाइल। चलिए अब सुनिए, अब सुनिए आप लोग, दशहरा अब मोबाइल नहीं मिलेगा, तुम भ्रम में मत रहो, हम अपने बहुत पागल आदमी हैं। हॉस्टल में लिए हैं, वो मैचे दिन मोबाइल लिए, अभी तक नहीं दिए हैं। ठीक है, अब आज मैच है, आज तो अब नहीं देंगे, आज के बाद कल देंगे उसको मोबाइल। ठीक है, चलिए अब सुनिए, तो आप घर जाइएगा, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा काम, जलप्रपात और झील मैप कर लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा। और तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और फिर कल आइए, कल हम जलवायु पढ़ाएंगे, और जलवायु एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन के लेक्चर में जलवायु खत्म हो जाएगा। तो आराम से स्लो स्लो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा तो फास्टो पढ़ा देंगे, नहीं ना? ऐसे ही ना? समझ में आ रहा है ना? और देखिए, इस क्लास का महत्व तो आप समझिए, हम इस क्लास के जरिए आपके रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी को बना करके रखना चाह रहे हैं। यही सब चीज आपको अलग बनाएगा, और रिजल्ट थोड़ा अलग लोगों का ही होता है, समझिएगा, रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है। और होमवर्क जो है, अगले सप्ताह का होमवर्क आज रात में डाल देंगे, आज रात में। कम होमवर्क रहेगा इस सप्ताह में, हाँ कम होमवर्क रहेगा, हम जानते हैं, कम देंगे हम। ठीक है, तो लड़की लोग चलिए निकलिए, इससे आगे मिलेंगे कल। ठीक है।